हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 10 दिसंबर। देखेंगे हम करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने अभी तक दोस्तों ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको लिंक मिल जाएगा या तो फिर आप प्ले स्टोर पे जस्ट सर्च कर लीजिए डीकेएस आईएएस अकेडमी, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर न्यूज़ की, हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? और इससे पहले भी हमने आई थिंक 6 दिसंबर को हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया था। जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि वेल्स को इसमें इनवाइट किया गया था, राइट? तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है, ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है, मतलब आज इसका समापन है। अब इसमें अगर चर्चा करें तो ये देखो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2010 में चालू हुआ था, जिसको हम हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से मनाते हैं, है ना? 1 से 10 दिसंबर तक चलता है और कहाँ पे? नागालैंड में, ठीक है? तो ये याद रखेंगे नागालैंड का बेसिकली क्या है, ये एक फेस्टिवल है। मतलब जैसे हम दिवाली मनाते हैं ना, हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल हो जाता है, होली मनाते हैं बहुत बड़ा फेस्टिवल हो जाता है। इनके लिए क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है? अब हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसके नाम पे बेसिकली इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। बेसिकली जो नागालैंड के लोग हैं ना, इनके लिए बेसिकली पक्षी क्या होता है, बहुत पूजनीय और पवित्र होता है, ठीक है? पूजनीय और बहुत ही पवित्र प्रिय होता है। तो ये थोड़ा-सा याद रखेंगे आप, एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है? तो देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो हॉर्नबिल ये बर्ड है ना, ये जो बर्ड है, ये आप पाएँगे अरुणाचल प्रदेश और आई थिंक केरल का। ये आपका स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट से थोड़ा-सा रिलेवेंट हो जाता है ना? ठीक है? बेसिकली देखो ऐसे ही ये लोग पोशाक वगैरह पहन के इसमें डांस करते हैं, मतलब एक दूसरे के रिचुअल्स करते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अ, अच्छा इसके अलावा भी थोड़ा सा एक और चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे नागालैंड अस्तित्व में कब आया, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ था। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजिकल देखो एक होता है ना कि कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग देके आपको स्टेट दे देगा और इसके फॉर्मेशन की बात कर देगा। जैसे अब दे देगा तेलंगाना। अब आपको पता होना चाहिए तेलंगाना 2024 बना नहीं, 2004 में बना, है ना? ठीक है? नहीं, 2014 में बना था, ठीक है? तो याद रखिएगा। तेलंगाना अब कब बना, छत्तीसगढ़ कब बना, झारखंड कब बना, है ना? उत्तराखंड कब बना? तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। सब ये तीनों जो बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका झारखंड, ये तीनों के तीनों 2000 सन 2000 में बने थे। 1, 9 और 15 को बने थे। 1 को आपको छत्तीसगढ़ बना था, 9 को आपको उत्तराखंड बनेगा, 15 को आपको छत्तीसगढ़ बना था। अच्छा सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं झारखंड बना था, ठीक है? तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग करके डायरेक्टली पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड हो जाता है। 1 दिसंबर 1963 को बना था नागालैंड और 16वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। सीमाओं की मैंने बात आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब 6 दिसंबर को बताया था कि ये आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है? तो आप इसके पूर्व में देखोगे, मतलब पश्चिम में देखोगे तो असम लगता है, उसके बाद पूर्व में इसके म्यांमार का बॉर्डर आता है। ये मैपिंग हम लोग अभी देखेंगे, जिसमें आपको एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ऊपर उसके देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, नीचे मणिपुर लगता है, ठीक है? 3 चीज़ों को इनके यहाँ जीआई टैग मिला हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है? एक पेड़ टमाटर करके है, उसको मिला हुआ है, ककड़ी को मिला हुआ है और नागा मिर्च को मिला हुआ है। तो ये तीनों याद रखिएगा, मिर्च, ककड़ी और टमाटर, इन तीनों को जीआई टैग मिला है। ये आपकी एग्जाम पॉइंट से थोड़ा-सा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है? अब किसको बुलाया था इन्होंने इस बार? बेसिकली बुलाया था इन्होंने वेल्स को एज ए गेस्ट, होता है ना कई बार हम लोग गेस्ट बुलाते हैं, तो इन्होंने वेल्स को बुलाया था, इसलिए थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। तो वेल्स कहाँ पे है? आपने देखो वेल्स का पर्टिकुलर वैसे नाम बहुत कम सुना होगा, है ना? जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो शायद उन्होंने सुना हो, बट जनरली एज ए पब्लिक हम लोग कभी वेल्स का नाम नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड के पार्ट के अंतर्गत समाहित हो जाता है, या यूके हम कह दें, यूके के अंदर समाहित हो जाता है, ठीक है? यूके के अंदर कौन कौन सा, अगर मैं बात करूँ प्लेसेस आ जाते हैं, तो वेल्स तो आता ही है। अब ये छोटा सा जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वेल्स है, ये इतना इंग्लैंड है, ऊपर स्कॉटलैंड है और यहाँ पे आयरलैंड है, ठीक है? तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो इसमें आप देखोगे, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ। अब देखो, अब ये नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, ये ऊपर आधा पार्ट ये देख रहे हो ना, ये स्कॉटलैंड है और नीचे आप इंग्लैंड आओगे और वेल्स यहाँ पे है। जब इन चारों को हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो यूके बोलते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा, यूके बोलते हैं। तो आप कई बार सुनेंगे ब्रिटिश आइलैंड बोला जाता है, ब्रिटिश आइलिस भी कई बार बोलते हैं। जब ब्रिटिश आइलिस बोलते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है ब्रिटिश आइलिस में, कि जितने भी ये पूरे एरिया को हम ब्रिटिश आइलिस बोलते हैं। पूरा मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, आइलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड को एक साथ मिला के। जब इन सबको एक साथ मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइलिस। मतलब ब्रिटेन का पूरा इसमें राज रहा, यही पूरा ब्रिटेन था जो पूरे देश में आके राज किया था। चाहे इंडिया की बात करो, चाहे चाइना की बात करो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अमेरिका, इन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया था शुरू में,
ठीक है, 16वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था और 17वीं शताब्दी के आसपास ये पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे थे। बस ये इतना छोटा सा द्वीप जिसको आप कह सकते हो ब्रिटिश आइलैंड करते हैं, तो इतना याद रखिएगा। अब नागालैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट मैंने आपको देखो अभी बताया कि पड़ोसी राज्य कौन से, देश कौन से हैं। देखो इसके पश्चिम में देखोगे तो आपका आसाम से बॉर्डर लगता है, ऊपर देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लगता है, ईस्ट में देखोगे तो म्यांमार से बॉर्डर लगता है और साउथ में देखोगे तो मणिपुर से बॉर्डर लगता है। इतनी बेसिक चीजें आपको याद रखेंगे। ठीक है, अब कहाँ पे है नागालैंड, देखो ये रहा नागालैंड, ये जो मैप बना रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे है ये नागालैंड, ये। ठीक है, तो ये एक तरह से देखो तो आप सेकंड नॉर्थ ईस्ट बेसिकली राज्य ऐसा हो जाता है जो एकदम ईस्टर्न साइड में आ जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है, सबसे वेस्ट में गुजरात आ जाता है, सबसे नॉर्थ में लद्दाख आ जाता है, सबसे साउथ में तमिलनाडु आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनका एक नेशनल पार्क है नंगटी नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड हो जाता है। कैपिटल की बात करें तो कोहिमा है। हॉर्नबिल बर्ड की मैंने बता दिया आपको, अरुणाचल प्रदेश और केरला क्या है, इनके स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। ठीक है, इतने याद रखिएगा। अब बात करेंगे देखो टर्नर पुरस्कार की। टर्नर पुरस्कार जो होता है स्कॉटिश एक गर्ल है उनको मिला है, जिनका नाम है जसलीन कौर। बेसिकली ये स्कॉटिश है, मतलब स्कॉटलैंड की है। स्कॉटलैंड मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया अभी। ठीक है, मतलब यूके की है ना। इनको मिला है, ठीक है, जसलीन कौर को। क्या किया इन्होंने, ऑल्टर अल्टर। ठीक है, ऑल्टर अल्टर मतलब बेसिकली इन्होंने मतलब ये लोग क्या करते हैं, प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं, जो नॉर्मल या खराब हुई चीजें होती है ना उससे बना के नई नई चीजें बनाते हैं। इन्होंने कभी कार भी बनाया था, कार के ऊपर इन्होंने जैसे ऐसे कपड़ा डाल के वो दिखा दिया था। मतलब एक तरह से कल हमारे यहाँ जो जुगाड़ कहते हैं ना, ये लोग जुगाड़ वाला काम करते हैं, उसके लिए भी लोग को प्राइज मिल जाता है ना। तो कौन सा पुरस्कार मिला, टर्नर पुरस्कार मिला, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जुगाड़ के लिए टर्नर पुरस्कार मिला, ऐसे याद रख लो आप, जैसे आपको याद रहेगा। तो ये पहली पर्सन तो नहीं है, इससे पहले भी एक बार भारतीय मूल के लोगों को टर्नर पुरस्कार मिल चुका है। किसको, अनीस कपूर 1991 में मिला था। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के थे, तो इनको मिला था। और दूसरा याद रखिए टर्नर पुरस्कार किसको मिला है, तो ये आपको एग्जाम पढ़ने से जसलीन कौर को मिला है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपीएससी में डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता, लेकिन स्टेट के जो एग्जाम होते हैं ना पीएससी लेवल के, उसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ना, तो याद रखिएगा। स्कॉटिश सिक्स आर्टिस्ट जसलीन कौर हैज won द prestigious टर्नर प्राइज 2024। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो स्कॉटलैंड कहाँ है, जैसे मैंने अभी यूके को बताया ना आपको, इंग्लैंड यहाँ पे जाता है, वेल्स यहाँ पे जाता है, नॉर्दर्न आयरलैंड यहाँ पे जाता है और स्कॉटलैंड यहाँ पे जाता है। तो ये वाला स्कॉटलैंड, इसको स्कॉटिश कहते हैं लोग, स्कॉटिश हो आप, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे देखो सतनूर डैम की। अब चर्चा में क्यों है, देखो अभी ये 95% की कैपेसिटी पे अपने वर्क कर रहा था, है ना। चर्चा में इसलिए है कि अपने 95% की कैपेसिटी पे वर्क कर रहा था। हुआ क्या कि देखो अभी जब इंडिया को आप मैप देखोगे ना, पूरा ऐसे इंडिया को जब आप बना के देखोगे, है ना, इंडिया को जब पूरा बनाओगे ऐसे, तो होता क्या है कि जब विंटर में जब लौटता हुआ मानसून जाता है यहाँ से ऐसे होते हुए, तो ये तमिलनाडु के इस एरिया में ना टकरा कर वर्षा करता हुआ निकलता है। तो आप देखेंगे तमिलनाडु में जनरली बारिश कब होती है, तो तमिलनाडु में आप पाएंगे कि नवंबर के लास्ट और दिसंबर जनवरी जनवरी के स्टार्टिंग तक बारिश होती है ना। ये 3 महीने होते हैं जहाँ तमिलनाडु में बारिश होती है, नवंबर के लास्ट से स्टार्ट होता है, दिसंबर और जनवरी के स्टार्टिंग तक। कहाँ पे बारिश होती है, तमिलनाडु में बारिश होती है। तो ये डैम दोस्तों 95% की कैपेसिटी पे मतलब काम कर रहा था, और बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर डैम को फिर से मतलब ओपन करना, मतलब चलाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा चर्चा में है। तो याद रखिएगा ये कौन से रिवर पे है, तो पेन्नियार रिवर बेसिन है बेसिकली। ठीक है, तो ये बना हुआ है और पेन्नियार रिवर पे बना हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे, ये देखो आप मैप में, यहाँ पे ये पेन्नियार रिवर आता है, तो इस पे बना हुआ है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से रिवर पे है ये। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा ये कौन से स्टेट में है ये पूछा जा सकता है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पढ़ने से क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इंडियन स्टार टॉर्टोइस की। टॉर्टोइस की बात करें अगर, तो देखो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका हैबिटेट ना लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस का मतलब ये हो रहा है कि आप जनरली अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप देखेंगे आपके गांव में पहले तालाब हुआ करता था, है ना। क्या होता था, तालाब, तालाब या पौंड जिसको आप बोलते हो, है ना। शहर के लोग पौंड समझते हैं, गांव के लोग तालाब समझते हैं, राइट। तो ये तालाब जो होते थे पहले के टाइम पे, तो देखोगे उसमें बहुत सारी चीजें होती थी, मतलब किनारे किनारे बहुत सारे घास वगैरह उगे रहते थे, उसमें टॉर्टाइज मिलते थे, लोग पकड़ते थे टॉर्टाइज मिल जाता था। टॉर्टाइज मतलब कछुआ, ये कछुआ, कछुआ मिल जाता था, राइट। लोग मछली पालन भी करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, इसमें नहाना चालू कर दिया, फिर अपने गायों को भैंसों को नहलाना चालू कर दिया, फिर कपड़े धोने चालू कर दिए, फिर इसमें धीरे धीरे मछलियां गायब हो गई, है ना। फिर धीरे धीरे इसका
एरिया सिकुड़ता चला गया, ये छोटा होता गया, लोग धीरे धीरे जमीन पाटना चालू कर दिए, मतलब जमीन कब्जा करना चालू कर दी, तो ये धीरे धीरे और सिकुड़ता चला गया और इनका हैबिटेट लॉस होता चला गया, है ना। अब जहाँ कछुआ को दलदली पानी चाहिए होता है ये सब में, ठीक है, तो वो अब नहीं रह पाते उसमें, है ना, ठीक है। तो अब ऐसा ही हो रहा है पूरी जगह से इंडिया में, जहाँ पे इनका हैबिटेट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो अभी कंसर्न ये जताया गया है, कंसर्न ये है दोस्तों कि आईयूसीएन की इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट क्या है, रेड लिस्ट डाटा बुक बोलते हैं इसको। इसमें यूपीएससी ने 2014 में 2 क्वेश्चन पूछा था जब ये लॉन्च हुआ था, तो ठीक है। तो ये क्या है रेड लिस्ट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वल्नरेबल कैटेगरी क्या होता है, एक्सटेंट क्या होता है, क्रिटिकल इंडेंजर्स क्या होते हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो रेड लिस्ट आता है, ठीक है, तो उसमें इसका मतलब हमें जस्ट पता होना चाहिए क्या होता है। देखो लिस्ट कंसर्न का मतलब होता है कि बेसिकली क्या है कि चिंता की बात नहीं है, सब ठीक ठाक है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। या एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लो 1000 टोटाइज है, हमें लगता है 1000 टोटाइज बहुत ज्यादा, 1000 कछुआ बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने एक महीने बाद देखा तो ये 900 हो गए, तो मैंने कहा नियर थ्रेटेंड है, मतलब बेसिकली इसकी पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, कम हो रही है, बट ठीक है, वो थोड़ा अप डाउन हो जाता है ना। फिर 900 है, फिर क्या हो सकता है 2 महीने बाद 1100 भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है लिस्ट कंसर्न, चिंता की कोई बात नहीं है। नियर थ्रेटन भी रहता है तब भी कहते हैं कि हम लोग बहुत चिंता की बात तो नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। हो सकता है फ्यूचर में कम भी हो सकता है, तो इसलिए 900 से 1100 हो, ठीक है, ये 900 से डायरेक्ट 500 पे ना आ जाए। इसके बाद आता है वल्नरेबल कैटेगरी, जहाँ पे अभी इसको रखा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये कहा जाता है कि इसमें हाई रिस्क है, मतलब ये हुआ कि ये 900 से डायरेक्ट यहाँ पे कितने पे आ गया, 500 पे आ गया, है ना। तब कहेंगे यार ये थोड़ा सा वल्नरेबल कैटेगरी में आ गया, अब इसको संरक्षित करने की जरूरत, ध्यान देने की जरूरत है। अब ये 500 से डायरेक्ट 300 पे आ गया, तो आप और टेंशन में जाओगे यार, ये कछुए की और संख्या बहुत तेजी से कम होगी, तो ये इंडेंजर्ड हो गया, मतलब डेंजर जोन में आ रहा है ये अब, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि सीआर आ जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर बोलते हैं इसको। अब सीआर में क्या हो गया कि मान लो इसकी पॉपुलेशन 100 हो गई, इसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना। अब देखो मेरे पास 1000 कछुए थे, पहले 900 हुआ, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा कम हुआ, हो सकता है बढ़ जाएगा, लेकिन अचानक से क्या हुआ 500 हो गया, तो मैंने उसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया कि इसको संरक्षित करने की जरूरत है। फिर इंडेंजर्ड में क्या हो गया, और कम हो गया, फिर क्रिटिकल इंडेंजर में बहुत कम हो गया, ठीक है। अब आता है एक्सटेंट कैटेगरी, एक्सटेंट में एक्सटेंट इन वाइल्ड। अब क्या हुआ, ये जो 100 कछुए बचे थे, जंगल से खत्म होते होते जो हम लोग पालते हैं कछुए, 20 कछुए बचे हैं पालने वाले, वो भी मतलब हमने कोई प्रिजर्व कर रखा है, कहीं संरक्षित कर रखा है, तो ठीक है, मतलब अपने घर में पाल रखा है, तो वो सब कछुए बचे हैं, मान लो 20 कछुए बचे हैं बस, ठीक है। अब जंगल में ये खत्म हो चुके हैं, एक्सटेंट इन वाइल्ड बोलते हैं इसको, तो ये एक्सटेंट इन वाइल्ड, वाइल्ड से क्या हो गए, समाप्त हो गए हैं ये, वाइल्ड में जंगल में मिलते ही नहीं है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद ये 20 कछुए भी गए, तो ये क्या हो जाएंगे, एकदम एक्सटेंट हो जाएंगे, मतलब अब कहीं बचे ही नहीं है, ठीक है। जनरली 50 साल तक का समय होता है, ये दिखे नहीं, तो इसको एक्सटेंट मान लिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक्सटेंट कैटेगरी में जाता है। तो देखो ये टोटल इनके 7 कैटेगरीज होते हैं, जिसका आपको पता होना चाहिए। सबसे खराब होता है एक्सटेंट, सबसे अच्छा होता है लिस्ट कंसर्न, ठीक है। तो याद रखिएगा हायरार्की, इसीलिए देखोगे आप तो ग्रीन से धीरे धीरे येलो, येलिस होता है, येलिस से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड, फिर देन ब्लैक हो जाता है। ब्लैक मतलब ब्लैकआउट हो गया, सब कुछ गायब हो चुका है ना, ठीक है। चलो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं दोस्तों। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप प्लीज आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन से थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।